हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ पूर्व मध्यकाल में, प्री मेडिवल पीरियड में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेक्कन में और साउथ में क्या डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बात करें दक्कन की, ठीक, तो अगर हम लोग दक्कन की बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू के आसपास, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे पहले सातवाहन, ठीक, तो सातवाहन एंशिएंट इंडिया में आते हैं। सातवाहनों के बाद फिर यहाँ पर आते हैं वाकाटक, ये जो गुप्तों के रिश्तेदार थे, ये भी एंशिएंट इंडिया में आता है। बट वाकाटकों के बाद आ जाते हैं चालुक्य। 7वीं शताब्दी से इनका शासन शुरू होता है, ठीक। तो चालुक्य जिसमें कि पुलकेशिन जो है हर्षवर्धन का समकालीन था, और चालुक्यों के बाद यहाँ पर आ जाते हैं राष्ट्रकूट आ जाते हैं। तो ये दक्कन यानी जो है महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक का जो पूरा का पूरा एरिया है जहां पर दक्कन प्लेट्यू का ज्यादा फैलाव है, वहीं पर ये लोग हैं, ठीक, पूरे सुदूर दक्षिण में नहीं। और अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण की, कि दक्षिण में पूर्व मध्यकाल में कौन है, तो इस समय हम लोग को दिखते हैं पल्लव दिखते हैं, जिनका चालुक्यों के साथ संघर्ष चलता रहा। और पल्लव के बाद आ जाते हैं चोल। तो मुख्य रूप से हम इन्हीं लोगों को आज कवर करेंगे, और काफी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आप लोगों को फिर से पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल, और आप ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा उम्मीद है, ठीक। तो अभी आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस में इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवा रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से पूछा जाए तो क्वेश्चन 90% आपके पकड़ में आ जाए, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक। तो सबसे पहले हम दक्कन की बात करते हैं। तो दक्कन में जैसा कि मैंने आपको बताया, कैमरे जी का फोकस रह के हिल रहा है, इसको अभी मुझे चेक कराना है, ठीक, इसको दिखाना है मुझे टेक्निकल टीम से। तो 1-2 सेकंड के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 सेकंड, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चालुक्यों की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सातवाहन थे, ठीक, सातवाहनों के बाद यहाँ पर वाकाटक आते हैं। तो सातवाहन वाकाटक ये एंशिएंट प्राचीन भारतीय इतिहास में इनको हम लोग कवर करते हैं। चालुक्यों से, क्योंकि ये 7वीं शताब्दी में आते हैं, पोस्ट गुप्ताज पीरियड, तो इसलिए ये इनको हम लोग रखते हैं प्री मेडिवल पीरियड में। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चालुक्यों को, ठीक। मैं गुप्त और वाकाटक, सातवाहन और वाकाटक पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक। सातवाहन और वाकाटक हम लोग एंशिएंट इंडिया जब कवर कर रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चालुक्य, ये जो चालुक्य हैं, ये कहां पर आए, कैसे कैसे इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, इसके लिए आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। इनका जो राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास का एक अलग से चैप्टर मैंने ले लिया है, और उसका वो टाइटल ही है पल्लव और चालुक्य। तो उस सेशन को आप लोग जरूर ले लेना। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं क्या, तो इनके टाइम पर कल्चरल डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कैसा हुआ। तो मुख्य रूप से इस समय अगर हम लोग देखें तो देखो, इनकी जो शासन पद्धति है वो काफी कुछ गुप्त शासन से मिलता जुलता था, ठीक। और जो बाकी धर्म की बात करें तो ये लोग शैव और वैष्णव धर्म को मानते थे। मुख्य रूप से ज्यादा इनमें शैव मंदिर मिलते हैं। और इनके जो प्रमुख शासकों में हम लोग बात करें तो पुलकेशिन सेकंड वातापी के चालुक्यों में, ठीक, विजयादित्य, विक्रमादित्य, सोमेश्वर, ये सब अलग अलग शाखाओं में हुए लोग, कुछ बादामी के, कुछ वो आप लोग चैप्टर ले लेना, उससे आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। आज मैं क्योंकि आर्किटेक्चर पर ही फोकस करना चाहती हूँ, तो हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाएंगे तो एक तरह से क्लास का रिपीटेशन हो जाएगा अगर आप लोगों ने लिया होगा तो, है ना। तो हम लोग आज बात करें इनके आर्किटेक्चर की। तो सबसे पहले जब भी हम लोग इनके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आता है ठीक, 2-3 प्लेसेज आते हैं। तो एक तो आता है आपका पट्टडकल, ठीक, पट्टडकल जिसको यूनेस्को ने ले लिया है, पट्टडकल मंदिर समूह। फिर आता है इनका जो राजधानी है बादामी,
वादामी या वातापी हम लोग कहते हैं। ये 3 सेंटर है इनके कल्चर का, वादामी या वातापी और ऐहोल। ऐहोल जो कि बाद में जो है इन लोगों की राजधानी बनी थी। तो पट्टडकल ये बादामी के चालुक्य कहे जाते हैं जो यहाँ पर थे, सेंट्रल में जो थे। तो पट्टडकल मंदिर समूह, बादामी और ऐहोल, तो ये हम लोग तीनों को ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पट्टडकल का। ऐहोल में कैलाश मंदिर है और वो पुलकेशिन सेकंड के टाइम का बना हुआ, उसी के दीवारों पर रवि कीर्ति का क्या मिलता है, उस पर अभिलेख जो आपके क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वहां पर जो कैलाश टेम्पल है, कैलाश मंदिर, वो काफी विख्यात है। पट्टडकल पर कम बात करते हैं, जो आर्य शर्मा ने मेंशन तो किया है अपनी बुक में कि पट्टडकल मंदिर समूह लोक महादेवी ने जो टेम्पल्स बनाए, थोड़ा आर्य शर्मा जी ने इसको मेंशन किया है अपनी बुक में। तो पट्टडकल ये इसको रक्तपुरा के नाम से भी जानते हैं, इस रक्तपुरा भी इसको कहते हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में बना हुआ एक पूरा का पूरा एक परिसर है, ठीक है। जैसे खजुराहो में चंदेल शासकों ने कंस्ट्रक्शन कराए, उसी तरह से इन लोगों ने कहां पर कराया, तो इन लोगों ने कराया पट्टडकल में, ठीक, इन लोगों ने पट्टडकल में कराया। तो यहाँ पर पट्टडकल का नाम याद रखिएगा कि एक नाम इसका रक्तपुरा भी है, रक्तपुरा भी है। आजकल जो है पुराने नाम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक नाम रक्तपुरा भी है। तो उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में कहां पर है ये, तो ये लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द मालप्रभा रिवर इन द बागलकोट डिस्ट्रिक्ट। तो मालप्रभा नदी के पश्चिमी तट पर बागलकोट जिले में ये स्थित है पट्टडकल, ठीक। मालप्रभा नदी के किनारे, नदी का नाम भी याद रखिएगा, आजकल नदियां बहुत पूछी जाती हैं, ठीक। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। बादामी से 23 किलोमीटर और ऐहोल से लगभग 9.7 किलोमीटर दूर है, लगभग 9-10 कह लीजिए जो आप लोग, ठीक। तो 9.7 किलोमीटर दूर कहां से, ऐहोल से, और बादामी से 23 किलोमीटर दूर है। यानी जो यहाँ पर जाएगा इस क्षेत्र में, वो एक ही बार बादामी, ऐहोल और पट्टडकल तीनों देख सकता है, क्योंकि ज्यादा देख पा रहे हैं आप, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ना। तो देखिए वहां पर जो टेम्पल्स हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, जो खास टेम्पल है उसको किसने बनाया, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष मंदिर। ये जो टेम्पल है इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था लोक महादेवी ने, ठीक। लोक महादेवी जो कि विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य सेकंड थे, उनकी ये पत्नी थी। और इन्होंने कांची पर, जो पल्लव से इन लोगों का झगड़ा चलता रहता था, तो कांची पर इन्होंने एक बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुल कैंपेन किया था, एक विजय अभियान किया था। उसी की याद में ये विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया। और विरूपाक्ष शिव को कहते हैं, ठीक। ये विरूपाक्ष टेम्पल 2 जगह आपको मिलेगा, एक तो यहाँ पर पट्टडकल में और एक आपको मिलेगा हम्पी, ठीक है। हम्पी में भी विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये याद रखिएगा कि एक विजयनगर के शासकों ने बनवाया और एक जो है चालुक्य शासकों ने पट्टडकल में बनवाया है, ठीक। तो ये जो है विरूपाक्ष टेम्पल था। मल्लिकार्जुन, ये मल्लिकार्जुन मंदिर है, ये भी उन्होंने ही बनाया हुआ। ये बिल्कुल ट्विंस की तरह दिखता है, जैसे ये आप टेम्पल देख रहे हैं, इसका ये थोड़ा मैंने क्लोज व्यू लिया है, और ये जो है थोड़ा सा दूर से आप देख पा रहे हैं इसको। ये पूरा मंदिर समूह है, आप इस जाएंगे इस प्रीमाइसेस में तो आपको ये सारे टेम्पल्स दिखेंगे। तो मल्लिकार्जुन जो है, ये मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये देखिए नजदीक से, ये थोड़ा दूर से था, ये नियर व्यू है मल्लिकार्जुन टेम्पल का। ये सभी पत्थर के बने हुए स्ट्रक्चर हैं, पत्थर को एक दूसरे के ऊपर जमाया गया है, जमा कर बनाया गया है, ठीक। एकदम से रॉक कट नहीं कहेंगे, ऐहोल की एलोरा की तरह, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है,
वैसे एकदम रॉकेट नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर जमा कर इसको बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं। तो ये मल्लिकार्जुन टेम्पल है। ठीक, मूल रूप से इनको त्रैलोकेश्वर महाशैला प्रसाद कहा जाता था, त्रैलोकेश्वर महाप्रसाद। ठीक, और रानी त्रिलोक्य महादेवी ने इसको 740 ईस्वी के आसपास बनाया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस टेम्पल को विरूपाक्ष का ट्विन टेम्पल कहते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का जुड़वा, तो ये कौन सा है? तो मल्लिकार्जुन टेम्पल है, त्रैलोकेश्वर महाशैला प्रसाद भी जिसको कहते हैं। और इनकी भीतरी दीवारों पर रामायण और महाभारत के जो है कहानियों को उकेरा गया है, दिखाया गया है। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये संगमेश्वर टेम्पल है। आप देखिए नंदी, ये जो हम लोग जब भी द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो द्रविड़ शैली में कैंपस में बड़े से नंदी का मूर्ति एक बहुत ही जो है कॉमन एक फीचर है द्रविड़ शैली का। लेकिन क्योंकि ये सारे मंदिर बेसर शैली में बने हैं, इन्होंने द्रविड़ स्टाइल से भी लिया और इन्होंने नागर स्टाइल से भी लिया, तो इसलिए आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको जैसे दोनों तरह का, हम लोग डिस्कस करेंगे इस फीचर पे भी, तो आपको दोनों तरह के, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लोर वाइज यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल ये लीनियर ये गया है। ठीक, तो ये जहाँ नागर शैली का ये करता है प्रतिनिधित्व, तो वही ये जो है किसकी कर रहा है? तो ये कर रहा है द्रविड़ शैली की, है ना। और ये नंदी भी द्रविड़ शैली का कर रहा है। और जो मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं, जिस तरह से आप नक्काशी इस पर देख रहे हैं, ये नागर शैली की तरह, हालांकि द्रविड़ शैली में भी बाद में मीनाक्षी टेम्पल में आपने देखा कि मंदिर की दीवारों पर बहुत नक्काशी। तो संगमेश्वर मंदिर को किसने बनाया? तो इसको राजा विजयादित्य ने बनवाया था। ठीक, और इसमें द्रविड़ विमान के साथ एक गर्भगृह है। ये जैसे देखो, ये इसको जो है द्रविड़ शैली में हम विमान कहते हैं, शिखर को हम क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। और ये इस शिखर की विशेषता, इसका जो है क्या है, मेन जो फीचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो शिखर है वो फ्लोर वाइज चलता है। ठीक, मतलब इसको जो है एक मंजिल के ऊपर दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से ये बनाई जाती है। तो इसको पिरामिडिकल शिखर कहते हैं और वहां पर विमान कहा गया, तो ये जो है उस तरह से बना हुआ है। ठीक, तो द्रविड़ विमान के साथ एक गर्भगृह, और गर्भगृह के बाहर, सैंट्रम के बाहर, तो उग्र नरसिम्हा और नटराज। तो नरसिम्हा आपको पता ही है, नरसिम्हा जो है विष्णु का अवतार है और नटराज शिव। तो इन दोनों के ही जो है चित्र बने हुए हैं। ये एक दूसरा मंदिर है, ये जो मंदिर है इसको हम कहते हैं गलगानाथ। ये गलगानाथ मंदिर है और ये शिव मंदिर है। ठीक, ये थोड़ा पुराना है। ये आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अब ढीला हो गया है, यानी जीर्ण शीर्ण हो गया है, पर इसको इस तरह से इसका किया जा रहा है संरक्षण की टूटे ना। तो ये एक शिव मंदिर आई एम सॉरी। ठीक, तो ये भी पत्थरों को जमा कर, पत्थरों को काट कर एक दूसरे पे जमा कर इसको बनाया गया है। और इसकी शिखर देखकर आपको ओडिशा शैली और बंगाल के शिखर आप लोगों को याद आ रहे होंगे। बंगाल में जो मैंने कल आप लोगों को सिद्धेश्वर टेम्पल जो दिखाया, लगभग उस तरह से ही कुछ ये वैसा ही मिलता जुलता शिखर। तो जब भी शिखर ऐसे लीनियर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये नागर शैली है। और जब भी शिखर ऐसे जो है फ्लोर वाइज चले, ठीक, एक दूसरे के ऊपर मंजिलें चढ़ाई हुई मिले आपको, चौड़ी चौकोर, तो आप समझ लीजिए कि ये द्रविड़ शैली है। जब भी आप लोगों को अंतर करने के लिए पूछा जाता है, तो ये अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि गलगानाथ मंदिर कहां पर है, तो पट्टदकल में। कौन सा, किसको डेडिकेटेड? शिव को। और 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बना। ठीक, ये भी पट्टदकल मंदिर समूह का है। और ये टेम्पल है काशी विश्वेश्वरा टेम्पल है। तो काशी विश्वेश्वर मंदिर, ये शिखर आप देखें, जहां पर देखिए ये जो शिखर है, ये जहां पर ये जा रहा है किस तरफ? तो नागर शैली की तरफ। तो ये शिखर आपको दिख रहा है
कहां पर? तो द्रविड़ स्टाइल में दिख रहा है ये आपको। ठीक, जो मंदिर की दीवारें हैं, मंदिर की दीवारों पर भी आपको मूर्तियां बनी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं ये। और यहाँ पर मतलब एक ही कैंपस में आप देख रहे हैं 2 तरह का शिखर बना दिया गया है। तो काशी विश्वेश्वर टेम्पल है ये, काशी विश्वेश्वर मंदिर, पट्टकल मंदिर समूह में ही। और ये है पापनाथ मंदिर है ये, पापनाथ टेम्पल। आर्य शर्मा इस मंदिर की चर्चा अपनी बुक में करते हैं। ठीक, तो पापनाथ मतलब ये शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है, पापनाथ टेम्पल। और आप देख पा रहे हैं मंदिर को जो है एक तरह से दीवार से चारों तरफ ऐसे 4 दीवारी की तरह बना दिया गया है। और भीतर की तरफ मंदिर है, 4 दीवारियों पर पत्थर में जो है नक्काशी करके बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से जो है इसके ऊपर एक दरवाजे की तरह उकेरा गया है। सबसे नीचे बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, उसको एक बेस बनाया गया है प्लेटफॉर्म की तरह। हालांकि मतलब अलग से प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे, बिल्कुल जैसे नागर शैली में आप लोग देखते हो। द्रविड़ शैली की विशेषता रही कि मंदिर को चबूतरे पे नहीं बनाया गया, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू हुआ। ये भी ग्राउंड लेवल से शुरू हुआ है, तो ये इन्फ्लुएंस बाय द्रविड़ स्टाइल। बट नीचे बड़े बड़े पत्थर जमाए गए हैं, उसके ऊपर जो है नक्काशी शुरू की गई है। तो पापनाथ मंदिर, इसको जो है मुक्तेश्वर के नाम से ये फेमस मंदिर है। और ये भी त्रैलोक्य महादेवी के समय का ही है, 740 ईस्वी के आसपास ये लगता है कि पूरा हुआ। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं। ठीक, तो मुक्तेश्वर के नाम से। तो यहाँ पर इसमें द्रविड़ और नागर दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये पट्टदकल का एक और मंदिर है, जम्बूलिंगा टेम्पल। ये जो है किसको डेडिकेटेड है एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी दीवारों पर विष्णु, अर्धनारीश्वर, लकुलिश, इन सब की आकृतियां हैं। पर भीतर शायद शिवलिंग होगा। इसको जम्बूलिंगा मंदिर कहते हैं। तो मंदिर का नाम याद रखना है, नाम याद रखना है, कहां पर है, किसको डेडिकेटेड है। तो अभी हम लोग सब जितने भी पट्टदकल के मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो विष्णु, अर्धनारीश्वर, नटराज, सबकी ही छवियां उस पर बनी हुई हैं। और ये जो देख रहे हैं ये कद सिद्धेश्वर मंदिर है। और ये जम्बूलिंगा से एकदम जो है लगा हुआ है ये बिल्कुल। तो सिद्धेश्वर आपको पता ही है, शिव को ही कहते हैं। तो कद सिद्धेश्वर मंदिर, और ये नागर शैली का इसका शिखर है। और ये जो है ये वहां पर पट्टदकल में क्या सिर्फ वैष्णव और शैव मंदिर हैं? क्या जैन मंदिर भी वहां है? तो आप कहेंगे हैं। यहाँ पर जैन टेम्पल भी, जैसे ये जो आप लोग देख रहे हो ये एक जैन मंदिर है, जैन नारायण टेम्पल है ये। ठीक, ये जैन नारायण, ये सभी पिक मैंने गूगल से लिए हैं। गूगल जी महाराज के पास सब कुछ होता है, लेकिन कॉपीराइट जैसा कुछ नहीं है। जो भी ऐसा है, मतलब बिना पिक्चर देखे आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए। तो इसमें एक आप विशेषता देख रहे हैं कि आगे की तरफ एक मंडप निकाला गया है। और द्रविड़ शैली की तरह इन लोगों ने मंडप के ऊपर एक जो हॉल बनाया है, पोर्च बनाया है, इसके ऊपर इन्होंने शिखर नहीं बनाया है ना। तो देखिए ये जैन टेम्पल है। तो मतलब कि चालुक्य शासकों ने जैन मंदिर भी बनवाए, पट्टदकल में जैन मंदिर भी है। तो ये एक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे। दूसरा मैंने सेंटर बताया आपको बादामी में जो है केव टेम्पल है, ये बादामी गुफा मंदिर है। तो जनरली आप बहुत गुफाएं देखी हैं आपने, जैन गुफाएं देखी हैं, हिंदू गुफाएं कम मिलती हैं, जिसमें कि कुछ हैं फिर भी, उनमें एक प्रमुख है बादामी केव टेम्पल्स। तो बादामी कर्नाटक, जो कि बातापी के नाम से भी जाना जाता था। तो आप देखिए ये जो है पहाड़ों के अंदर गुफाओं का ये निर्माण किया गया है। तो ये फ्रंट व्यू है बादामी केव टेम्पल का, बहुत ही मैस्मराइजिंग है। और उसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं विष्णु, जो कि शेष नाग पर, हमेशा आप लेटे हुए विष्णु को देखते हो, यहाँ शेष नाग पर विष्णु बैठे हुए, ये म्यूराल्स है।
तो जब मैं आपको म्यूरल पेंटिंग पढ़ाती हूँ तब भी मैं हर बार आपको बादामी केव्स दिखाती हूँ। तो ये पत्थर में ये इस तरह की मूर्तियां उकेरी गई हैं और थोड़ा उसको पेंट भी किया गया है। ठीक, तो ये विष्णु का है। इसमें ये जो है दुर्गा जो ये इनको महिषासुर मर्दिनी रूप है ये दुर्गा का, तो ये भी बहुत फेमस है। बाकी नीचे भी मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक, एक क्लोज व्यू है ना, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा। ठीक है, और ये भी आप देख रहे हैं, ये जो कहते हैं ये वामन अवतार की कहानी है इनकी। यहाँ पर ये भी कुछ ये इनके हाथ में राक्षस का वो है, ये भी उन्हीं का है, महिषासुर मर्दिनी का है। इसमें वराह और वामन का भी मिलता है। तो ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। ये बादामी की चालुक्यों की राजधानी रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें हिंदू धर्म की 3 गुफाएं हैं, जैन धर्म की 1 गुफा है। ठीक, जैन धर्म पर तो कुल जो है 4 गुफाएं हैं इसमें, जिसमें 3 हिंदू धर्म को डेडिकेटेड है और 1 जैन गुफा है। और ये सभी रॉक कट है। कैसा है ये? तो ये सभी के सभी जो है रॉक कट हैं ये। ठीक है, ये रॉक कट हैं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसको 6ठी शताब्दी से इसका विकास शुरू हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। और दक्कन क्षेत्र में मंदिरों का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है। चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आए थे, तो राष्ट्रकूटों ने बाद में बनवाया। ठीक है, तो गुफा 1 में नटराज शिव का है, नटराज शिव का। और हरिहर, तो हरिहर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आधा विष्णु आधा शिव। हरि विष्णु होते हैं और हर हर महादेव, हर शिव होते हैं। तो हरिहर की भी मूर्ति इसके अंदर है, नटराज की, हरिहर की। गुफा 1 में, गुफा 2 में जो है त्रिविक्रम, भगवान विष्णु को जो आपको मैंने दिखाया वो त्रिविक्रम इनको कहा जाता है। और वामन अवतार, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक वामन अवतार की भी मूर्ति है, जो 3 पग में उन्होंने पूरे पृथ्वी को नाप दिया था। वराह अवतार विष्णु का। वराह जो है चालुक्यों का राज्य चिन्ह, मतलब राज चिन्ह उन्होंने वराह को बना रखा था। वराह अवतार विष्णु के वराह अवतार को बना रखा था। तो आपने देखा कि गुप्त काल में भी वराह अवतार विष्णु का बड़ा फेमस रहा। तो वराह अवतार विष्णु का यहाँ पर भी, उस काल में विष्णु का वराह अवतार बहुत पॉपुलर था, बहुत ज्यादा, कई जगह ये देखने को मिलता है। तो वामन अवतार और वराह अवतार जो कि पृथ्वी को बचाने के लिए इन्होंने लिया था। ठीक, और जो गुफा 3 है इसमें त्रिविक्रम, अनंत शयन, वासुदेव, वराह, हरिहर, नरसिंह, इन सब की मूर्तियां जो है उकेरी गई हैं। और गुफा 4 एक जैन गुफा है। तो कौन सा गुफा जैन गुफा है? तो गुफा 4 और 1 से 3 जो है वो हिंदू गुफाएं हैं। इसमें बाहुबली, पार्श्वनाथ, महावीर, इन सब की मूर्तियां। जटिल क्यों कहा जा रहा है? क्यों यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है थोड़ी सी इंट्रिकेट स्कल्पचर्स हैं? क्योंकि पत्थर में इसको उकेरा गया है। रॉक जो गुफा है, गुफा में रॉक पर इसको काट काट कर शेप किया गया है, तो इसलिए। ठीक है, पार्श्वनाथ को 5 सिर वाले कोबरा के फन के साथ दिखाया गया है। मतलब इसका मतलब कि उनको हिंदू देवताओं को जिस तरह से दिखाया जाता है वैसे उनकी सिमिलैरिटी की गई है। ठीक, और महावीर की मूर्ति एक सिंहासन पर बैठी हुई है इसमें, महावीर की मूर्ति जो है। तो 4 गुफाओं के अलावा अगस्त्य झील है, यहाँ पे चारों कुछ अतिरिक्त गुफाएं भी बनी हुई हैं। तो इनके मंदिरों की जो शैली रही, मिश्रित रही, जिसको हम कहते हैं बेसर शैली। तो चालुक्यों ने बेसर शैली में बनाए, राष्ट्रकूटों ने भी बेसर शैली में बनाए और होयसलों ने भी बेसर शैली में। ये तो चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल, इन तीनों का कंस्ट्रक्शन हम लोगों को कहां पर मिलता है? बेसर शैली में मिलता है। तो एक मिश्र शैली। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है विमान और मंडप को ज्यादा महत्व दिया गया। इसमें विमान यानी नागर से ज्यादा द्रविड़, हालांकि आपने देखा मिक्स है, फिर भी द्रविड़ स्टाइल के इन लोगों ने शिखर ज्यादा लिए थे। खुला प्रदक्षिणा पथ रखा इन्होंने, जबकि द्रविड़ शैली में कवर्ड होता था।
ठीक, और खंभों और दरवाजों इन सभी छतों पर बारीक एक नक्काशी इसमें की गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें जो नागर इन्फ्लुएंस जो हम लोगों को दिखता है वो जो है इनका शिखर, कई सारे इन लोगों ने कर्व स्पाइर बनाए, शिखर बनाए इन्होंने, और जो आधार लिया उन्होंने मंदिर बनाने का, जो आधार लिया, बेस लिया, वो कैसा रहा, तो वो स्क्वायर बेस रहा। ठीक, तो ये क्या है, तो ये इनका नागर इन्फ्लुएंस रहा। और द्रविड़ इन्फ्लुएंस क्या रहा कि इन्होंने काफी जटिल नक्काशियां की, ठीक, मूर्तियां बनाई, और इन्होंने शिखर कई सारे विमान के स्टाइल में बनाए। ठीक, और बेसर मंदिरों में सीढ़ीदार शिखर जो दिखता है, सीढ़ीदार या मैं जो फ्लोर कह रही थी, मंजिल कह रही थी, वो एक ही बात है। ये भी क्या है, तो ये भी द्रविड़ स्टाइल। ठीक, मतलब ये जो है एहोल में एक लाट खान मंदिर भी है, दब्बल का दोडू बसब बादामी, ये सारे जो है खास इनके वो रहे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पल्लवों की। राष्ट्रकूट, दक्कन में इनको रिप्लेस किया था राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को, पर राष्ट्रकूटों का सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जो ज्ञात उदाहरण मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है, वो एलोरा। और एलोरा हम और आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब भी मैंने अभी इसके पहले केव गुफा स्थापत्य कराया था, केव आर्किटेक्चर, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को एलोरा कराया था। तो एलोरा जहां पर एक तो कैलाश मंदिर है और इसके अलावा जो है केव्स हैं, जो कि बौद्ध, जैन और हिंदुइज्म तीनों को ही डेडिकेटेड केव्स हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एलोरा, इसलिए जो है मैंने सीधा लिया यहाँ पर पल्लवों को लिया है। और पल्लवों का तो फेमस है महाबलीपुरम का नाम आपने सुना ही है, मामल्लपुरम, कांचीपुरम, तो ये कुछ इनके सेंटर्स रहे, और यहाँ पर इसको भी यूनेस्को ने ले लिया है, महाबलीपुरम को भी यूनेस्को ने ले लिया है। ठीक, तो पल्लव वंश के दौरान जो बनाए गए वो अलग अलग शासकों ने अपने अपने समय पे अलग अलग स्टाइल में बनाए। ठीक, अलग अलग शैलियां हम लोगों को दिखती हैं, अलग अलग शासक के समय अलग अलग शैलियां। तो इनको जो है हम लोग मुख्य रूप से इनको जो है सभी किताबें, चाहे नितिन सिंघानिया हो या फिर अगर आप कोई और बुक पढ़ते हैं, तो सभी जो है जो जिन लोगों ने भी वो लिखा है वो इसको स्टाइल को वो डिवाइड कर देते हैं पर्टिकुलर शासकों के समय पे। तो चार चरण, महेंद्र वर्मन के समय महेंद्र समूह का मंदिर कहते हैं इसको। ठीक, ये पल्लव मंदिर का पहला चरण रहा, महेंद्र ग्रुप। तो चट्टानों को काटकर छोटे छोटे मंदिर इस समय बनाए गए थे, और इसको मंदिरों को मंडप कहा गया। इस समय मंदिरों को क्या कहा गया, मंडप। जबकि नागर शैली में मंडप क्या होता था, मंदिर सैंक्ट्रम के बाहर वाला हॉल, है ना। पर यहाँ पर जो है ये तो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें देखिए एक नहीं कई सारे यहाँ पर नंदी बने हुए हैं। ठीक है, कई सारे। तो ये खासियत है इसकी। वो राज सिंह के समय का बना हुआ वो मंदिर है। नरसिंह समूह की अगर हम लोग बात करते हैं तो नरसिंह वर्मन, ठीक है, तो यहाँ पर रॉक कट टेम्पल्स बने सारे, मतलब 600 से 668 ईस्वी के शासन काल में इन्होंने जो है चट्टानों को काट कर छोटे छोटे इन्होंने जो है रथ टेम्पल्स बनाए, समझ लो। तो अलग अलग ये मामल के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो मैंने उसमें भी बताया ये मामल के नाम से जाने गए। मामल का मतलब होता है महाबली, बलवान। और इन्होंने जब जीत लिया था वादामी को, जब चालुक्यों से संघर्ष चलता था, तो पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था महेंद्र वर्मन को, उसका बदला लिया था नरसिंह वर्मन ने, और वादामी को जीत लिया था। इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारे भी गए थे। तो उस समय इन्होंने वातापी कोंड का टाइटल लिया था, मामल का टाइटल लिया था, मामल यानी महाबली, और उन्हीं के नाम पर ये महाबलीपुरम मामलपुरम कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे 7 रथ टेम्पल्स बनाए। ठीक, जो सबसे बड़ा भाग है वो धर्मराज रथ कहा जाता है, इसका जो सबसे बड़ा रथ है धर्मराज रथ, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। तो पांचों पांडव, द्रौपदी और कुंती के नाम पर यहाँ पर सात कुल इस तरह के रथ मिलेंगे आपको। तो इसको हम लोग सप्त पैगोडा कहते हैं, 7 रथ मंदिर, है ना। तो ये सारे के सारे रॉक कट हैं। ठीक,
जैसे द्रविड़ साइड में जो ऊंचा विमान वाला शिखर यहाँ पर नहीं दिखता है, ना ही आपको जगह जगह पर यहाँ पर पॉन्ड भी नहीं मिलता, हर जगह नंदी भी नहीं मिलते, लेकिन जो है आप इसको परवर्ती कह सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं राज सिंह। इनको नरसिंह वर्मन सेकंड के नाम से भी जानते हैं, हालांकि राज सिंह के नाम से ही ज्यादा पॉपुलर है। ये सब मैंने पढ़ाया है, आप लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़िएगा कि क्या क्या पॉलिटिकल इनका वो रहा। तो इन्होंने जो है चट्टानों को काट कर, जैसे एक ही जगह पत्थर को काट कर तराशा जाता है जिसको रॉक कट कहते हैं, काश्मक मंदिर कहते हैं, और एक ये होता है कि पत्थर को काट काट कर जमाया गया कहीं पर। तो इन्होंने जो है एक मतलब इन्होंने जो बनाया वो एक तरह से रियल स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया इन्होंने रॉक का, जैसा कि अभी आप लोगों ने वो देखा था। तो ये देखो, ये कांची का कैलाश टेम्पल है। तो कैलाश टेम्पल 3 जगह याद रखिएगा, एलोरा, एलोरा, एहोल, एहोल का पहले एहोल, ठीक, पहले एहोल है, फिर ये है इनका जो है, और फिर जो है आपका एलोरा। तो मतलब ये 3 जगह आपको, एहोल, एलोरा, कांची, 3 जगह आपको कैलाश टेम्पल मिलेगा, कैलाश मंदिर। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने पट्टदकल में देखा, वैसे ही ये पत्थरों को जमा जमा कर, पत्थरों को काट कर, तराश कर, जमा जमा कर इस तरह से टेम्पल इन्होंने बनाया। तो ये राज सिंह का रहा। ठीक, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल जो पहले ही पिक आपको मैंने दिखाया, और ये जो पिक आपने देखा वो कांचीपुरम का कैलाश टेम्पल है। अब बात करते हैं नंदीवर्मन, नंदीवर्मन स्टाइल, ये चौथा चरण रहा। मंदिर आकार में छोटे हो गए, थोड़े छोटे हो गए, बाकी द्रविड़ शैली जैसा रहा इनका। ठीक, तो ये तो द्रविड़ शैली का ही मंदिर है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है, ये बृहदेश्वर टेम्पल चोलों का बनाया हुआ। ठीक, यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए कि द्रविड़ शैली की तरह, हालांकि मंदिर छोटे थे, इतने ऊंचे नहीं थे, ये तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। अब अगर हम लोग बात करें महाबलीपुरम की, जो नितिन सिंघानिया जी ने अपने बुक में अलग से स्पेशली मेंशन किया है कि महाबलीपुरम जिसको यूनेस्को ले चुका है अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो महाबलीपुरम का कैसा रहा। ठीक, तो महाबलीपुरम में एक तो ये रथ मंदिर तो है ही, रथ मंदिर, मामल्लपुरम, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है मामल की। ठीक, तो ये 1984 में से यूनेस्को ने ले लिया था, 1984 में। तो यहाँ पे एक तो पंचरथ 5 पांडवों के नाम पर, और 2 जो है उनके नाम पर, द्रौपदी और कुंती के नाम पर। ठीक, 7th सेंचुरी के आसपास ये बना है। 7th, ये गलत पिक था, वो कोणार्क का सन टेम्पल है, तो उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। ठीक, तो चट्टानों से काट कर ये सारी जो है बनाई गई। इसके अलावा यहाँ पर चट्टानों से को काट काट कर रॉक को जो है रॉक कट केव्स भी बनाई गई हैं, कई सारी केव्स भी हैं यहाँ पर। तो जैसे कौन कौन सा, तो बराह केव, बराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव माना जाता है यहाँ छुपे थे वो, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी जो रूप रहा वो बड़ा ही फेमस रहा। जैसा कि आप हमारे यहाँ पर भी देखा होगा आप लोगों ने, जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में हम लोग जो है मुख्य रूप से दुर्गा का वही महिषासुर मर्दिनी रूप ही दिखाते हैं। ठीक, तो महिषासुर का वध करते हुए जो है एक खुली हवा में नक्काशी, तीसरा बताते हैं कि खुली हवा में नक्काशी यानी एक पूरा पहाड़ी लिया गया है और पहाड़ी के चारों तरफ नक्काशी कर दी गई है। तो गंगा अवतरण की कहानी है उसमें, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, अर्जुन की तपस्या भागीरथी कहाँ पर है, यूपीएससी ने पूछा था। तो एक इसमें फोटो होगा, हाँ ये देखिए, ये पूरा ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर ही इस तरह से जो है आप देख पा रहे नक्काशी कर दी गई है, मूर्तियां और कहानी उकेरी गई। ये देखो कितना बड़ा हाथी बनाया गया, इसकी भी एक कहानी है। सॉरी, हाँ जी, तो इसको ही खुली हवा में नक्काशी, और इसी पर ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है वो गंगा अवतरण, गंगा को किस तरह धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने तपस्या की थी, वो कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक, भागीरथ के प्रयासों से गंगा धरती पर आई थी, लेकिन ये था कि भाई गंगा का जो फ्लो है उस फ्लो में तो पूरी धरती बह जाएगी, तो क्या किया जाए
तो शिव ने अपने जटा में गंगा को बांधा था और फिर शिव से प्रार्थना करना पड़ा था भागीरथ को, तो शिव ने एक जटा अपनी उखाड़ी थी और फिर एक धारा कहते हैं कि धरती पर गंगा की बह गई। ठीक, इसके निकट ही एक बड़ी चट्टान है जैसे कृष्णा बटन बॉल के नाम से इसको जाना जाता है, इसके पास ही। ठीक, चौथा जो हम लोग को यहाँ पर मिलता है वो मिलता है आपका तटीय मंदिर, जिसे हम शोर टेम्पल कहते हैं। शोर, ठीक, मतलब शोर टेम्पल के नाम से वो ज्यादा वो फेमस है। दो छोटे और एक बड़ा मंदिर है यहाँ पर। 2 मंजिल दीवार से घिरा हुआ एक प्रीमाइसिस है, प्रांगण है, और शिव के बाहर नंदी की वहां पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो ये इसका एक नजदीक का फोटो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, शुरू में लगा हुआ था, एक नजदीक का भी फोटो था और ये थोड़ा सा दूर का है। तो बिल्कुल ये जो है, मतलब इसका शोर टेम्पल कैसे नाम रखा गया होगा, तो क्योंकि ये सी शोर के किनारे है, तो शोर टेम्पल लोगों ने कहना शुरू किया होगा, है ना। और ये या तो फिर शोर आता होगा पानी का, है ना, हालांकि शोर का मतलब वही किनारा ही होता है। तो ये किसको डेडिकेटेड टेम्पल है, तो शिव को। ठीक, एक मुख्य मंदिर, इसके साथ 2 छोटे छोटे मंदिर, ये देखिए लाइन से नंदी की मूर्तियां बनी हुई हैं जब आप इसको देखेंगे। ठीक, तो तीनों मंदिरों में एक भगवान विष्णु की अनंतशायी मूर्ति भी इसमें दी गई है, जो कि बाद में बनाया गया था। और यहीं पर हम लोग को गणेश रथ भी मिलता है, जिस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। भगवान गणेश को समर्पित एक पत्थर का मंदिर बनाया गया है। ठीक, शुरू में ये एक शिवलिंग स्थापित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में शिवलिंग को हटा दिया गया था। ठीक, और गणेश के नाम पर डेडिकेट कर दिया गया था। इसमें 18 इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं रिटेन इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में लिखे हुए 18 यहाँ पर अभिलेख मिलते हैं। कहां पर, गणेश रथ टेम्पल में। ठीक है, तो चोल कला भी आपका दक्षिण में ही आता है, साउथ में ही आता है चोल कला। लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों को चोल वंश नहीं पढ़ाया है। ठीक, तो एक मेरी क्लास रहेगी चोल डायनेस्टी, चोल वंश। चोल वंश में पढ़ाऊंगी आपको, और चोल शासकों की राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ मैं आप लोगों को चोलों का जो है जो आर्किटेक्चरल और जो जितने भी उनके कलात्मक विकास, मूर्ति कला से लेकर जितने भी इस तरह के हुए, वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक, तो देखिए ये हमारा फाउंडेशन बैच जो कि 2025 के लिए आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया। कल से इसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं, 17 नवंबर से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ये जो देख पा रहे हैं ये बाइलिंगुअल बैच है। तो लाइव क्लासेज इसके साथ साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में, 1-to-1 मेंटरशिप और प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर जितनी कोर्सेज हैं उनमें आपको एक्सेस भी मिलेगा। यानी एक बार अनअकैडमी के पोर्टल पर आ गए तो आप सब उसी में करते रहिए। नेक्स्ट कॉम्बैट आपका 26 नवंबर को होने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर दें। इसमें 10 करोड़ तक का स्कॉलरशिप बांटा जाएगा। ऑप्शनल की बैचेज आने वाली हैं। एक बार ऑप्शनल का आप बैच लेते हैं तो आपको जितने भी ऑप्शनल है, मतलब आपका मन करेगा कि हिस्ट्री बदल के अब मैं PSIR ले लूं तो भी चलेगा, मतलब आपको सभी ऑप्शनल बैचेस में आपको एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री के लिए लिया है तो अब आप हिस्ट्री के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक, टेस्ट सीरीज, 20 सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट इसमें मिलेंगे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, और पूरा सिलेबस तो आपका तो हिस्ट्री, एंथ्रो, मैथ्स और एग्रीकल्चर एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है। आप EMI बनवा सकते हैं, और महीने पे कर सकते हैं। महीने का सिर्फ 4364 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए नई इंफॉर्मेशंस के साथ क्लास लेकर आऊं और आपका नॉलेज इनहैंस होता रहे उस लेवल तक, टिल दैट लेवल जहां से UPSC क्वेश्चन पूछती है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।